हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का ये पेपर है। 35 कोड है, सेट 2। तो सेट 2 30 एंड 5 कोड जिनका भी है, सेट कोई भी हो, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो मैथ्स का ये क्वेश्चन पेपर है, इसका हम सोल्यूशन करेंगे एंड अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, चेक कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सोल्यूशन का, प्लेलिस्ट का भी। तो अदर कोड्स के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। तो एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट कीजिए, ईजी था, हार्ड था एंड की मीडियम था। तो चलिए इसका सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 था आपका, फॉलोइंग डाटा शोज द मार्क ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट। आपको मार्क्स गिवन थे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन थे। आपको बोला था इसमें मीडियन जो है वो किसका एवरेज होगा, कौन से दो ऑब्जर्वेशन का एवरेज होगा। तो यहाँ पे देखो मीडियन की बात हो रही है और आपको क्लास इंटरवल तो नहीं दी है, तो आप पहले इन मार्क्स का ना असेंडिंग ऑर्डर लगाओ, क्योंकि जब भी एवरेज कौन से दो ऑब्जर्वेशन का, तो आपको पहले इनको असेंडिंग में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो मार्क्स जो है ये 20, 29, 28 आगे पीछे है ना, तो इसको असेंडिंग में लगा दो आप। तो हमने सबसे पहले मार्क्स को असेंडिंग में लगाया। सबसे पहले 20, फिर 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43। सबसे पहले 20 वाला आएगा, फिर 25 वाला आएगा, है ना। ऐसे करके आप इसे सही करो। एंड 20 के सामने 6 था फ्रीक्वेंसी, तो इनकी फ्रीक्वेंसी को भी सही करो। 20 के आगे 6, 25 के आगे 20। तो ये सारे फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है इनके अकॉर्डिंग। अब आपको फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकालनी होती है ना। तो सी एफ आपको पता है, पहले 6 एज इट इज़, फिर 6 में ये 20 को ऐड कर दो। जो प्रीवियस वाले होते हैं वो ऐड करते जाओ। तो 6 में ये ऐड करो, यानी ये वाला निकालना है तो ऊपर के दो ऐड करो, तो 26। फिर आपको ये वाला निकालना है तो ये तीनों ऐड करो, प्रिसीडिंग वाले ऐड करते हैं ना। तो इस तरीके से आपको चाहे शॉर्टकट तरीका 6 एज इट इज़, फिर जिगजैग कर दो। तो 6 में 20 ऐड करो, 26, 26 में 24 ऐड करो, 50, 50 में 28, 78, 78 में 15, 93, 93 में 4, 97, 97 में 2 ऐड किया, 99 एंड लास्ट में 1 ऐड किया, 100। ये जो ओवरऑल आता है ये टोटल फ्रिक्वेंसीज होती है, चेक कर लेना। तो ये टोटल आपका 100 आ रहा है, तो यानी 100 का आधा करना पड़ेगा 50। और 50 आपको दिख रहा है ईवन है, तो ईवन है तो दो आपको मिलेंगे, है ना। एक 50 पे मिलेगा और एक 51 पे, है ना। 50 है तो 50 और 51 दो आपके मीडियंस होंगे। 50 आंसर नहीं होगा, 50th सी एफ में देखो और 51 सी एफ में देखो। तो 50 सी एफ यहाँ पे 50 है ना एग्जैक्ट। तो 50 पे कितना है 28 एंड 51 वैसे तो यहाँ नहीं है, 50 के नीचे ही आएगा। तो यानी इस वाले में देखो इसमें कितना है 29। तो यानी 28 और 29 का एवरेज है मीडियन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया फर्स्ट का, उनका बिल्कुल ठीक है, कमेंट करना। सी ऑप्शन इसका आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाई। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी एक कंपोजिट नंबर जो 3 से ज़्यादा हो, और जब एक डाई आप थ्रो करते हो। तो डाई थ्रो करने का मतलब कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, डाई में कितने होते हैं, एक सिंगल डाई में 6 होते हैं ना। और कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3, देखो कंपोजिट नंबर स्टार्ट ही 4 से होता है ना, क्योंकि 2, 3 ये तो प्राइम होते हैं और 1 तो कुछ भी नहीं है ना, प्राइम है ना, कंपोजिट है, 1 ऑड है जस्ट, ठीक है। तो 2, 3 आपके प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट स्टार्ट ही 4 से हुआ है, तो यानी ग्रेटर देन 3 में स्टार्टिंग ही 4 से हुई है, तो यहाँ नहीं 1, 2, 3 तो आएगा ही नहीं इसमें, है ना। और ग्रेटर देन 3 है तो 3 भी कंपोजिट होता ही नहीं है, तो 4 से ही स्टार्ट होता है। तो 4 और फिर कंपोजिट है तो 5 तो प्राइम है, तो 6 लोगे, 4 और 6, यानी कि कंपोजिट नंबर जो ग्रेटर देन 3 होते हैं वो जस्ट 4 और 6 होते हैं, है ना। अब 4, 6 होता है, 2 है ना इसके अंदर, तो कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कंपोजिट नंबर कितने आए, 2 आए, तो 2 और टोटल कितने थे 6, तो 1/3 इसका आंसर है। ऑप्शन बी किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल ठीक है। तो 1/3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर ये पूछा था कैसा है। तो ये इसको पहले सिंप्लीफाई करना था आपको। तो सिंप्लीफाई करने वाला a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो। a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 × a × b, है ना। सेम ऐसे इसको भी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो -2 × a × b। √3 पे स्क्वायर है, रूट पे जब भी स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा। 2 पे स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 2 को पहले नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट से नहीं करना,
ठीक है। 2 2 जा 4, 4 रूट 3 आ जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 रूट 3, ये माइनस का है तो ये प्लस है और ये माइनस है, कट जाएगा, लाइक टर्म्स भी और कट गई। अब ये सारे नंबर है ना, सारे नंबर जुड़ गए। 14, तो 14 कैसा है, ये एक रैशनल नंबर है और साथ में प्लस का भी है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है क्वेश्चन 3 का। कमेंट करना किस किस का ये आंसर है। तो ऐसे ही कंसेप्ट और डिटेल सोल्यूशन जो प्रीवियस नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। एंड अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, वो भी चेक कर लेना। एंड कमेंट कीजिए जिनका एग्जाम हो गया उन्होंने किस किस ने ये ऑप्शंस टिक किए हैं, करेक्ट है आपके ऑप्शंस की नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखो, ए आपको गिवन था पी स्क्वायर क्यू क्यूब आर एन, बी आपको दिया था पी 3 क्यू एम आर स्क्वायर और बोला था एलसीएम ना आपको निकालना नहीं था, ऑलरेडी दिया हुआ था, बट ये जो पावर है ना एम मिसिंग है, ये आर की पावर एन मिसिंग है, तो ये पावर्स पहले एम और एन आपको निकालना था एंड देन इसमें रखना था। तो यहाँ पे मुझे पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है। कोई भी अगर आपके पास ए और बी के अगर प्राइम फैक्टर्स दिए हुए पी क्यू और आर में, तो आपको एलसीएम पता है हाईएस्ट पावर होती है। एलसीएम क्या होती है, उनके प्राइम फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर होती है। तो पी की हाईएस्ट पावर यहाँ पे दिख ही रही है, 2 और 3 में 3 है, ऑलरेडी आपको दे भी रखा है P3। एंड देखो क्यू की यहाँ 3 है और ये क्यू की यहाँ M है। अब मेरे को पता है एलसीएम क्योंकि हाईएस्ट पावर है तो यहाँ पे 4 जो पावर लगा हुआ है क्योंकि वो हाईएस्ट होनी चाहिए, तो यानी ये 3 है तो ऑब्वियसली ये 4 ही होगा, तो M आपका 4 होगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्यू की पावर 4 मैक्सिमम है, हाईएस्ट पावर लेनी है तो 4 मैक्सिमम है, तो यहाँ ऑलरेडी 3 है तो यहाँ पे क्यू की पावर कितनी होनी चाहिए थी, 4, तभी तो 4 आया होगा, तो M आपका 4 है। फिर ऐसे ही आर की हाईएस्ट पावर एलसीएम में 3 ली है, जबकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आर एन है, तो यानी एन कितना होगा, 3 होगा, तभी तो हाईएस्ट में 3 निकल के आया, तो एन आपका 3 है। अब आपको 3n माइनस 2m करना था, तो 3n कितना है 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस 2m, 2 को m से, m कितना है 4, 2 4 जा 8, तो 9 माइनस 8 1 आंसर आएगा। किस किस का आंसर 1 आया, ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक है, कमेंट करना। तो ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, फॉर एनी प्राइम नंबर p, अगर p a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो a अगर एनी रियल नंबर है तो p किससे डिवाइड होगा, तो ये आपने पढ़ा भी होगा रैशनल नंबर में, अगर p a स्क्वायर से डिवाइड है या a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो a भी p से डिविजिबल होता है, यही तो बोलते हैं हम, तो p किसको डिवाइड करेगा, a को, तो इसका आंसर a ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन 5 का आंसर तो आपका a आएगा, a ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 3:1, आपको AB बाई PB का रेशो निकालना था। तो यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है कि जो P पॉइंट है इस पूरी लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी P जो है इसको 3 इतने पार्ट 3 और ये वाला पार्ट 1 है ना। 3:1 का मतलब ये है कि ये 3 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। अब आपको AB बाई PB निकालना है, तो देखो AB में कितने पार्ट आ गए, AB में तो ये पूरे पार्ट आ गए ना, 3 और 1, ये 3 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, अगर रेशो है तो रेशो का मतलब ये 3 और ये पीछे ये आगे वाला 3 पार्ट है और बाद वाला 1 पार्ट है, तो टोटल पार्ट कितना हो गया, 3 + 1 हो गया ना, तो AB तो 3 + 1 4 है और PB आपका 1 पार्ट है ना, PB कितना है 1 पार्ट है, तो AB बाई PB में AB में पूरा 3 और 1 4 आएगा और नीचे PB में 1 आएगा, तो 4/1, 4/1 को आप जस्ट 4 भी लिख सकते हो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया है 6 का, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x² + bx + b 0 है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, फाइंड करना था b। तो यहाँ पे आपको पहले तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, देखो आप इसमें कंडीशन क्या है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब इक्वल रूट नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट है, तो डिस्टिंक्ट रूट और रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, उसमें d > 0 होता है जब रियल हो और डिस्टिंक्ट हो तो d 0 होता है, ठीक है, 0 से बड़ा, तो d क्या होता है, b² - 4ac। अब b क्या है ये तो आपको निकालना आता होगा ना, इसको कंपेयर कर लो ax² + bx + c से, तो a आपका 1 है, a आपका 1 है, b आपका x के साथ है तो x के साथ b ही है, और c कांस्टेंट कितना है, c कांस्टेंट भी यहाँ पे b ही है, तो b की जगह तो b रखो, b का स्क्वायर -4, a की जगह 1 रखो, c की जगह b रखो एंड > 0, है ना। अब आपको b² एज इट इज़ 4 × b, 4b आ जाएगा एंड > 0। अब यहाँ से b कॉमन ले लो तो b -4 बचेगा अंदर, ठीक है। अब आप चाहो तो ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट अगर अभी नहीं आता तो हायर क्लास में आपको समझ आएगा, तो इसमें एक b0, इसके दो पॉइंट्स आएंगे, एक b0 होगा और एक b -4, 0 का मतलब 4 होगा, तो 0 और 4 पे ये पूरी नंबर लाइन स्प्लिट हो जाएगी रियल नंबर वाली,
तो यहाँ पे 4 से अगर बड़ा कोई भी नंबर लेते हो, मान लो 5 लेते हो, 5 लिया तो 5 5 माइनस 4 5 माइनस 4 1 5 और 1 प्लस का आ जाएगा, ठीक है, ये ओवरऑल। एंड इधर वाला कोई नंबर लोगे 1 लोगे, मान लो 4 से 0 के बीच में 1 आता है, तो 1 लिया तो 1 माइनस 4 3 माइनस का और ये 1 प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ऐसे 0 से कम वाला लो, -1 ले लो तो -1 एंड ये -1 -4, देखो ये -1 है और ये -5 आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का, तो ये यहाँ वाली साइड प्लस की आ जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप अपने ऑप्शंस को देखो, इस कंडीशन पे रख के देखो, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 आ गई कंडीशन के हिसाब से, तो आपका ऑप्शन वो वाला ठीक हो जाएगा। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूँ, पहले ऑप्शन में मेरे को बी की वैल्यू क्या दी हुई है, पहले ऑप्शन में मुझे ए 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस ऑप्शन में अगर बी की वैल्यू, इन्होंने बोला बी क्या हो सकता है, तो बी की वैल्यू 0 दी है। अब मैं अगर बी की वैल्यू 0 इस वाले इक्वेशन में रख के देखूँगी कंडीशन पे, तो बी की जगह 0 एंड ये 0 और ये भी 0, ये तो 0 है तो ये पूरा 0 ही बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब 0, ये बी 0 रखने पर ये कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 आ रहा है, और ये राइट हैंड साइड क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, 0 ग्रेटर देन 0 थोड़ी ना होता है, तो ये वाला तो कंडीशन नहीं बैठ रहा ना, 0 तो इक्वल होता है 0 के, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ही बराबर आ गई, यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, तो ये तो इक्वल रूट वाली कंडीशन है, जबकि आपको डिस्टिंक्ट रूट वाली कंडीशन दी है, तो ये 0 वैसे भी ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये वाला कंडीशन तो नहीं सही है। दूसरा देखो, अगर b की वैल्यू 4 रखते हो इसी में, तो b की जगह 4 रखा, 4 माइनस 4 ये 0 बन जाएगा, तो 4 इंटू 0 4 इंटू 0 0। अब ये 0 फिर से 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यानी कि ये तो बराबर आ रहा है, तो इसमें भी यही कंडीशन बन रही है इक्वल रूट्स की, तो यानी कि ये डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन नहीं है। ऐसी नेक्स्ट बी की वैल्यू 3 रखो सी ऑप्शन में, तो यहाँ पे मैंने बी की जगह कितना रखा, 3 रखा एंड 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 1 माइनस का बचेगा ना, माइनस का बड़ा है तो, एंड 3 बन जाए 3 -3। अब -3 तो 0 से बड़ा थोड़ी ना होता है, वो तो छोटा होता है, तो यानी ये -3 लेफ्ट राइट हैंड साइड से छोटा आ रहा है, जबकि हमारा कंडीशन में बड़ा आना चाहिए था, तो ये भी गलत कंडीशन है। लास्ट वाला रख के देखो, ये कंडीशन है ना, इस पर लास्ट में बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, लास्ट में बी की वैल्यू आपको दी हुई है -3, है ना, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी में b -3 मैंने इस पे रखा कंडीशन में, तो डी की जगह बी की जगह -3, बी की जगह -3 -4। अब मैंने इसे सॉल्व किया, -3 एंड ये -7 आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, एंड 3 7 जा 21, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो 21 ऑब्वियसली 0 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन इसको, ये वाला वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, तो आंसर डी हो जाएगा। ऐसे करके आपको ट्रायल एरर मेथड लगा के इस कंडीशन पे रख के देखना था। तो किस किस बच्चे ने -3 पे टिक किया है कमेंट करना, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था तो कमेंट करना इसको। क्वेश्चन 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक, यहाँ पे पूछा कौन सी क्वाड्रेटिक है, तो देखो जब इसको देखोगे ना, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ भी x³ है और इधर भी आइडेंटिटी खोलोगे तो x³ आएगा, तो x³ प्लस का यहाँ भी और यहाँ भी कट जाएगा, तो यानी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगी, ठीक है। सॉरी एक मिनट, हाँ, तो देखो ए ऑप्शन में अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई करा, तो इस साइड तो x³ था ना, इस साइड इसको आइडेंटिटी को खोलो, a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 माइनस 3a² b, a पे स्क्वायर यानी x पे स्क्वायर, b तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3x² एंड प्लस का 3ab² है ना, 3a एक बार और b यानी 1 2 बार, तो 1 का स्क्वायर 1 3x हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी तो खोलनी आती होगी आपको, और लास्ट में फिर से एक्स्ट्रा 3x² भी दिया हुआ है। ओके, तो मैंने जब a को सॉल्व किया तो x³ से x³ कट गया, क्योंकि ये भी इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, इक्वल की साइड जब दोनों साइड सेम साइन हो तो कट गया, और यहाँ पे देखो -3x² प्लस 3x² भी कट जाएगा, तो सिर्फ 3x और -1 आ रहा है, 3x -1 तो लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक थोड़ी ना होता है, ये वाला तो बिल्कुल गलत है, लीनियर है ये इसमें, क्योंकि ना x³ बच रहा है ना x², तो आपको पूछा था कौन सा क्वाड्रेटिक है, तो ये तो नहीं है, ये लीनियर है। सेकंड वाला जब आप करोगे ना, यहाँ x³ है, यहाँ भी देखो आइडेंटिटी खोलोगे तो x³ आएगा और x³ से x³ कट जाएगा और x² यहाँ बच जाएगा, यहाँ तो जैसे x² भी कट गया ना, यहाँ बचेगा, तो जब आइडेंटिटी खोलोगे तो यानी बी वाला आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। 8 का किस किस बच्चे ने बी ऑप्शन पे टिक किया है, सही है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर हाफ है, हाफ नहीं हो सकती पावर, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल में, एंड x पावर नीचे भी नहीं आ सकती, नेगेटिव पावर भी नहीं हो सकती, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
या फिर ये अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 3 बन जाएगी। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला करेक्ट है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें एक्स क्यूब वाला कट जाएगा और एक्स स्क्वायर वाला बचेगा, तो यानी इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका आंसर है 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पिगी बैंक है, कंटेन 1 कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन, उनका रेशो दिया है 9:11 और पिगी बैंक एक्सीडेंटली ड्रॉप हो गया और एक कॉइन गिर गया और प्रॉबिलिटी पूछा है कि 2 रुपये का कॉइन गिरा है वो निकालो। तो आपको दोनों का रेशो दिया हुआ है, 1 रुपीज़ कॉइन का 9x मान लो और 11x इसका 2 रुपीज़ का मान लो। अब 2 रुपीज़ का अगर कॉइन ड्रॉप हुआ है तो ये वाला ऊपर आएगा, 2 रुपीज़ की तो ये है ना, रेशो है तो x लगा दिया मैंने। अब 11x 2 रुपीज़ की गिरने की प्रॉबिलिटी है एंड टोटल कितनी है, 9 और 11 12 20x, x कट गया 11/20, 11/20 का मतलब 11 न्यूमरेटर जो है अंदर रखो और 20 बाहर रखो। अब डिवाइड करना 0.55, ऑप्शन सी इसका आंसर है 9 का। किस किस बच्चे का ऑप्शन सी आया है कमेंट करना, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स पूछी गई थी। 2 राइट ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, नो, राइट ट्रायंगल जरूर थोड़ा ना हमेशा सिमिलर हो, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो मैं मानती हूँ 90 हो सकता है। अब ज़रूर थोड़ा ये दोनों एंगल 90 हो, इनका ये दोनों एंगल सेम हो, इससे क्या पता ये 30 हो और ये 60 हो, क्या पता ये दोनों 45 हो, है ना। तो ये इससे मिलता जुलता थोड़ी ना है। तो यानी दोनों राइट एंगल अगर राइट एंगल है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि सिमिलर में तो हर एक एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए था ना। तो ये वाला कंडीशन तो गलत बैठ रहा है, तो ए आपका गलत ऑप्शन है, फॉल्स ही पूछा था तो ए आंसर है इसका। बाकी तो स्क्वायर हमेशा सिमिलर होते हैं, 2 स्क्वायर और ऑलवेज सिमिलर। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल भी, क्योंकि स्क्वायर से तो हर एक एंगल 90 होता है, यस। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी सारे एंगल 60 के होते हैं दूसरे के भी। और सर्कल भी ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि उसमें 2 सर्कल आर ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि उसमें 2 सर्कल, बट रेडियस भी बोलनी चाहिए थी अगर सेम है। अच्छा, 2 सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है ना। हाँ, सिमिलर का मतलब शेप सेम होती है ना, सर्कल की शेप सेम होती है, इक्विलेटरल की शेप सेम होती है, स्क्वायर्स की। बट राइट ट्राइंगल में ज़रूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि उसमें एंगल डिफरेंट होंगे तो साइड्स में भी कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो इट मीन्स इसमें शेप सेम नहीं होगी राइट ट्राइंगल्स की, तो इट मीन्स ये सिमिलर भी नहीं होंगे, ये ऑलवेज सिमिलर नहीं होंगे। ए इसका गलत वाला फॉल्स है, तो यानी ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD ट्रैपेजियम था, तीनों लाइनें पैरेलल थी। अब आपको ट्रैपेजियम की एक प्रॉबिलिटी, जब तीनों लाइन पैरेलल हो तो आपको पता है ना VPD लग जाती है इसमें, XD/AX = CY/BY, ये आपने थ्योरम की होगी। तो यहाँ पे XD/AX एंड CY/YB ये वाला रेशो बनेगा, है ना। अब मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है AX जो है 2/3 AD है, AX नीचे वाला पार्ट है और AD पूरा है। तो AX जो है पूरे AD का 2/3 है, पूरे AD का 2/3 है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि AX पूरी AD का 2/3 है, तो जो DX होगा आप लिख सकते हो ना, अगर ये छोटा वाला पार्ट बड़े पूरे बड़े का 2/3 है तो जो DX है वो 1/3 पार्ट बचेगा, है ना। अगर ये 2/3 है पूरे का तो ये DX क्या होगा, 1/3 होगा ना इसका। तो DX और AD का रेशो आपका 1/3 आ जाएगा, है ना। ये AD नीचे आया तो ये अगर 2/3 है तो ये वाला 1/3 है, यानी कि ये पार्ट 2 है तो ये पार्ट 1 है ना। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि टोटल पार्ट 3 है, पूरे AX पूरे AD का 2/3 है, तो यानी ये 2/3 है, यानी टोटल 3 पार्ट में से ये 2 पार्ट है, तो ये 1 पार्ट होगा, है ना। तो ये 1/3 होगा। तो रेशो एक्चुअल में ये 2x है और ये 1x है कि नहीं। अब मेरे को CY/BY का जो रेशो था वो DX/AX, तो ये तो 1/2 बन रहा है ना रेशो, तो ये रेशो 1/2 आएगा, ठीक है, समझ आया। ये 1x है, ये 2x है, तो ये CY/BY भी तो इसी रेशो के बराबर है 1/2। तो 1/2 आंसर आना चाहिए, डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। कमेंट करना किस किसने डी ऑप्शन पे टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड करना था 2 tan 60 1 - tan square 60। टेबल से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा, tan 60 की वैल्यू रख दो 2 एज इट इज, tan 60 √3 होता है, 1 - tan 60 की वैल्यू √3, उस पर स्क्वायर भी था। अब सॉल्व करो, 2 × √3, अंदर मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, रूट से 2 √3 एज इट इज, 1 एज इट इज, √3 का स्क्वायर, जब भी रूट पे स्क्वायर हो तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 - 3 प्लस माइनस माइनस कर दो, तो 3 में से 1 माइनस किया 2, एंड जो नंबर बड़ा है उसका साइन यानी माइनस का 2, 2 से 2 1 पे कट गया, नीचे माइनस ऊपर भेज दो, -√3। अब आपको पता है
√3 का वो होता है 1060 पे होता है ना √3, क्योंकि ऑप्शंस में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप सोचो √3 का होता है 1060 पर, ये नेगेटिव है तो -1060 के इक्वल है, -1060 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 12 का आंसर बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी इसमें फॉल्स है, तो फॉल्स ढूंढनी थी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल की बहुत सारी टेंजेंट होती है, ये तो सही है, टेंजेंट तो कितनी भी हो सकती है। हाँ, एक पॉइंट से अगर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो उस पर एक ही टेंजेंट बनेगी, बट टेंजेंट तो बहुत सारी हो सकती है ना सर्कल में, तो ये ठीक है, ये करेक्ट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट बनती है, नो, एक पॉइंट से तो सिर्फ 2 ही बनती है। क्यों, देखो अगर मैं बाहर कोई एक पॉइंट लूँगी, अगर मैं बाहर कोई एक पॉइंट लूँगी तो उससे एक टेंजेंट ये बनी और एक ये टेंजेंट बनी, और ये दोनों इक्वल होती है, आपने पढ़ा होगा। बट अगर मैं इस पॉइंट से कोई और बनाना भी चाहूँ तो वो टेंजेंट थोड़ी ना होगी, वो तो काट के चली जाएगी, तो एक पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट बनेगी, बहुत सारी नहीं बनेंगी। तो यानी कि आपका ये वाला गलत है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट नहीं बनती एक आउटसाइड पॉइंट से, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो फॉल्स वाला पूछा था, तो यानी ये बी वाला गलत है, तो आंसर बी होगा, ठीक है। तो 13 का आंसर बी किस किस बच्चे ने लिखा है कमेंट करना। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, तो पी ए पी बी टेंजेंट है और इक्वल भी होगी, पी पॉइंट से 2 टेंजेंट बराबर होती है, बट आपको ए पी बी निकालना है, ए पी बी। अब आपने पढ़ा होगा कोई भी सर्कल में अगर 2 टेंजेंट ऐसे इंक्लाइंड हो तो ये जो बनता है, ये एक क्वाड्रिलेटरल जो बनता है, ये एक साइक्लिक बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये भी, तो ये 90 + 90 180, ऐसे ये भी 180 आ जाएगा इनका सम। तो जब अपोजिट एंगल का सम 180 हो, इसका इसका और इसका इसका, तो साइक्लिक होता है। तो यानी अगर मैं ये वाला निकालना चाहती हूँ तो अगर मैं इधर वाला निकाल लूँ तो इनका सम 180 आ जाएगा और ये निकल जाएगा, है ना। तो इन दोनों का सम 180 है, क्योंकि ये 90 और ये 90, तो 180 है। ये अपोजिट एंगल का सम जब भी 180 हो साइक्लिक होता है, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, आपको इधर वाला दिया हुआ है, तो इधर वाला निकालने के लिए रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा ना। वैसे तो ये रिफ्लेक्स आपको दिया हुआ है, आपको ए ओ बी निकालना है, तो 360 में से जब आपको रिफ्लेक्स का मतलब बड़ा एंगल 180 से, ये रिफ्लेक्स नहीं है, ये आपको ए ओ बी छोटा वाला निकालना है, ये बड़ा वाला रिफ्लेक्स आपको दिया है। तो 360 में से ये बड़े वाले को माइनस कर दो तो 150, अब ये 150 ये इसके साथ 180 बनाएगा, है ना, अंदर वाले के साथ, तो ये प्लस ये यानी ए ओ बी प्लस ए पी बी 180, ए ओ बी आपको पता चल गया, ए पी बी आपको निकालना है, ए पी बी निकालने के लिए 150 को माइनस कर दो, 30 डिग्री आंसर है। ऑप्शन डी किस किस बच्चे ने लिखा है उनका बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जर्वर है जो 1.8 मीटर टॉल था, वो चिमनी से दूर है, कितने डिस्टेंस पे हो चिमनी ग्राउंड से, 38.2 पे, और आपको बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी आइज ऑफ द ऑब्जर्वर से 45 है, हाइट ऑफ चिमनी निकालनी थी अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे मेरे को ये पहले तो हाइट दी हुई, इस बॉय की हाइट दी हुई है, अब आइज तो उसकी ऊपर होगी, तो यहाँ से वो देख रहा है ये चिमनी है ग्राउंड से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो पूरी ए बी है ये हाइट ऑफ चिमनी है, इसको मैंने एच मान लिया, ठीक है। अब ये एच किससे बना है, देखो इस हाइट, ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, तो ये हाइट तो इसकी 1.8, इसकी भी 1.8 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है चिमनी का वो एक्स है, तो चिमनी की हाइट एक्स प्लस 1.8 के बराबर है, ये पूरी मिला के चिमनी की हाइट है ना नीचे तक, तो एक्स प्लस 1.8। अब आपको पता है ये रेक्टेंगल है, तो ये 1.8 इसके बराबर है और ये 38 पॉइंट इसके बराबर होगा, है ना। तो ट्राइंगल तो यहाँ से बन रहा है ना, अब एंगल बोला है 45 का है, तो ये वाला ट्राइंगल लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हमें यानी ये वाला पार्ट नहीं लेना, हमें जस्ट ऊपर वाला लेना है। तो अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे, तो अगर मेरे को एक्स पहले निकालना है, क्योंकि ये तो पता ही है ये इतना ही है ना 38.2, तो मैंने लिया ये एंगल, जब यहाँ बने ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर है, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये जहाँ एंगल है वहाँ बेस, और बेस के सामने परपेंडिकुलर, तो मैंने एक्स अपॉन ये लेना है, एक्स अपॉन ये कितना है 38.2, तो ये 10 थीटा होता है ना, अब 10 थीटा कितना है 45 डिग्री, 10 45 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके। अब x आ गया 38.2, अब आपको कैसे निकालना था हाइट ऑफ चिमनी, x प्लस 1.8, x कितना आ गया 38.2 एंड 1.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के प्लस करना, 40 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी किस किस बच्चे का आंसर है कमेंट करना, 40 मीटर हाइट ऑफ चिमनी आएगी, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। एंड वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर देना ताकि आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिले, तो 1000 लाइक आपको जल्दी जल्दी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।
क्वेश्चन 16 देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल 16, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी टचेज द इनर सर्कल एट पी 16, द डिफरेंस ऑफ रेडियाई निकालना है। तो देखो यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, और एक की जो बड़े वाले की जो कॉर्ड है आपको पता है, छोटे वाले की टेंजेंट होती है, ये सबको पता है ना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो बड़ा वाला सर्कल होता है, इसकी जो कॉर्ड होती है ये इस छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट होती है। अब टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, तो आपको पता है जो रेडियस होगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है ना ये, तो ओपी इस ए बी पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। ये टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। दूसरा, आपको कॉर्ड की प्रॉपर्टी भी पता है, अगर कोई 90 डिग्री की रेडियस होती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी ए पी पी बी के बराबर भी, और पूरी ए बी का हाफ है ये दोनों, है ना, छोटे वाले पार्ट पूरे ए बी का हाफ है। ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी और ये टेंजेंट की। अब आपको, क्योंकि आपको छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल का रेडियस का सम दिया हुआ है, छोटे सर्कल की रेडियस ओ पी बन रही है, बड़े सर्कल की ओ बी बन रही है, इन दोनों का ना सम दिया हुआ है 16। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी था, दो का सम दिया होता है। तो इसको ओ पी को मान लो एक्स है, तो ये ओ बी कैसे आएगा, अगर ये एक्स है तो ये ओ बी कैसे आएगा, एक्स वहाँ जाके माइनस हो गया ना, तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है इसमें पाइथागोरस लग सकती है, क्योंकि पी बी तो आप निकाल लोगे ना, क्योंकि पी बी हाफ है ए बी का, ए बी आपको 16 दी हुई थी, ए बी आपको 16 दी हुई है, तो ए बी का आधा कर दो 8, तो पी बी 8 है। अब आप इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें देखो 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता है, ये 90 के अपोजिट ओ बी आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ओ बी कितना है, ओ बी हमने लेट किया 16 माइनस एक्स, उस पे स्क्वायर, ओ पी कितना है एक्स पे स्क्वायर, पी बी कितना है 8 आया था, 8 का स्क्वायर, 16 माइनस एक्स पे आइडेंटिटी लगाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256, फिर प्लस बी का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस का है तो माइनस 2 ए बी, तो 2 ए कितना है 16 और बी कितना है एक्स, 2 16 जा 32x, और माइनस क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो आइडेंटिटी से खोलना है इसको। एंड ये एज इट इज़, ये 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 कितना होता है, 8 2 मत करना, 8 इंटू 8 64। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ भी कट जाएगा। अब एक्स के लिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये एक्स वाला टर्म तो यहीं रहेगा, ये नंबर वाला टर्म उधर भेज दो, तो ये यहाँ प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पहले माइनस करो और फिर जो बड़ा है ये बड़ा है तो इसका साइन माइनस का लगा दो, माइनस से माइनस कट जाएगा। एक्स निकालना है तो 32 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, और फिर डिवाइड से काट दो, इसे कैंसिल कर दो, पहले 4 से काटा दोनों को, फिर दोबारा 8 से काटा, तो एक्स इक्वल टू 6 कैंसिल करना है ना, तो कैंसिल करना तो आई होप आता ही होगा, एक्स 6 आ गया। अब एक्स क्या था आपका, ओ पी था ना, तो ओ पी तो 6 आ गया, और ओ बी क्या था 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स यानी 16 माइनस 6 10 आ गया। अब ये बड़ी रेडियस है, ये छोटी रेडियस है, बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस का डिफरेंस निकालना था, तो 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया है, क्वेश्चन नंबर 16 का 4 आंसर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कोन है जिसकी हाइट 12 है और स्लेंट हाइट 13 है, आपको बोला है कि वो सरमाउंट है हेमिस्फेयर पे, और हेमिस्फेयर की रेडियस इक्वल है कोन की रेडियस के, एंटायर हाइट ऑफ सॉलिड निकालना था। तो यहाँ पे मेरे को कोन की हाइट दी हुई है 12 और स्लेंट मतलब एल उसकी दी हुई है 13 कोन की। अब देखो कोन ऐसा है, इसके ऊपर ये किसके ऊपर है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर सरमाउंटेड है। अब आपको टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। अब आपको दिख रहा है टोटल हाइट किससे बनी है, एक तो कोन की हाइट है प्लस इसकी हाइट को तो रेडियस कहोगे ना, हेमिस्फेयर की हाइट होना होती इसकी तो रेडियस है, तो यानी एच जो है ना, एच प्लस आर, कोन की एच मैंने एच स्मॉल एच मानी है एंड इसकी रेडियस, तो ये टोटल हाइट जो है वो एच प्लस आर है। अब मेरे को एच तो मालूम है क्वेश्चन में, बट आर नहीं पता, बट एल से आप एच और एल से आप आर निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को लगा के, क्योंकि एल ये स्लैंट होता है, रेडियस यहाँ है, पाइथागोरस लग जाएगी इन दो तीनों के बीच में। तो एल का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच आपको कोन की लेनी है 12 का स्क्वायर, रेडियस आपको निकालनी है, एल आपको 13 दी है, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करोगे 25, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा इस पर, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। अब 5 आ गया तो रेडियस 5 रख दोगे, 12 5 17 आंसर है ए ऑप्शन। किस किस का 17 का आंसर ए ऑप्शन है, करेक्ट है, तो 17 आंसर ए ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स मीडियन प्लस वाई मीन जेड मॉड के इक्वल है, इंपेरिकल रिलेशनशिप है मीन मीडियन मॉड में, आपको पता है ये ना कुछ इस फॉर्म में दे दी, हमें एक्चुअल वाली पता है, हमें एक्चुअल वाली ये इंपेरिकल रिलेशन, तो मेरे को पता है इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है इन तीनों के बीच में, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 1 मोड, ये आपने पढ़ा होगा ना, रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, 3 मीडियन होती है, मीन 2 होता है,
3 मीडियन माइनस 2 मीन 1 मॉड। अब इसको आप इससे कंपेयर करो, है ना, जो आपको गिवन है। तो मेरे को मीडियन के आगे 3 मल्टीप्लाई में, तो मीडियन में यहाँ x मल्टीप्लाई, तो कंपेयर करोगे तो x किसके बराबर हो गया 3 के। ऐसी मीन के आगे यहाँ y कॉफिशिएंट है, यहाँ मीन के आगे 2 नहीं है, -2 है। तो ध्यान रखना 2 नहीं है, ये देखो ये प्लस y है, तो ये मीन के आगे यहाँ कितना है -2 है, तो y आपका -2 आएगा। ऐसी मॉड के आगे z कॉफिशिएंट है, इसका मॉड के आगे 1 कॉफिशिएंट है, तो z 1 हो गया। कंपेयर कर लेना इनको कॉफिशिएंट्स को। तो हमें एक्स वाई जेड मिल गए। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। एक्स कितना है 3, वाई कितना आया, देखो यहाँ प्लस है और वाई माइनस का 2 है, प्लस का जेड 3 और -2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 - 2 1 और 1, तो 2 आंसर है ऑप्शन सी। किस किस बच्चे ने ऑप्शन 2 सी पे ऑप्शन पे टिक किया है, बिल्कुल ठीक है उनका, तो सी ऑप्शन 2 आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए एजर्शन रीजन्स। एजर्शन में एपी आपको देखो ये दिए 369 - 198, 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है। तो जब भी एंड से निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, इन्होंने दी है बट आप निकाल के देखो। एंड से जब भी कोई एपी निकालनी होती है तो पहले आप इस एपी को रिवर्स करोगे। जब भी एंड से बोले तो एपी को रिवर्स कर देते हैं। तो ये पहले A3 था ना, अब और ये लास्ट वाला टर्म था, बट आप रिवर्स करोगे तो ये वाला पहले आ जाएगा लास्ट वाला, और फिर ये 3 बढ़ रहा है ना, तो रिवर्स करने पे 3 घटेगा, है ना। ये अगर बढ़ रही है 3 एपी, जब एपी बढ़ रही होती है तो डी आपका पॉजिटिव होता है, याद रखना। और जब एपी घटेगी तो डी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये अगर ऐसी बढ़ रही थी तो अब रिवर्स करने पे घटेगी ना, तो डी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, याद रखना। तो 198.5 ये 3 बढ़ रहा है तो 3 घटाओ, और लास्ट वाले तो हमें पता ही है। तो जब भी आपको एंड से निकाले तो आप एपी रिवर्स करते हैं। अब ए आपका नया वाला ए डैश हो जाएगा, यानी अब आपका A3 नहीं है, अब आपका ए डैश, इसको ए डैश मान लो, ये 198 है, ए की जगह ए डैश रख दिया। और डी डैश निकालो, डी हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके निकालते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करो, वो मैंने बता ही दिया कि डी नेगेटिव हो जाएगा इसमें, क्योंकि घट रही है। तो ये -3 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा ये है तो माइनस का। अब आपको 10th टर्म एंड से निकालने, इसलिए मैंने इसमें डैश लगाया। तो 10th टर्म का फॉर्मूला ही लगाओ A + 9D। अब यहाँ पे A, क्योंकि ये रिवर्स वाली एपी, तो A की जगह A डैश 9D डैश। A डैश कितना आया 198, 9D डैश कितना आया, D डैश -3 आया। तो 198 पहले मल्टीप्लाई करो, 9 3 × 27, एक माइनस है तो लगा दो, 198 - 27 171, एंड लास्ट से ये 171 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये आपको बोला है कि ये 168 आना चाहिए। तो यानी क्वेश्चन में आपको गलत दिया है। मेरा कितना आया 171 तो यानी एजर्शन तो गलत दिया है। रीज़न सही दिया, देखो रीज़न में ना इन्होंने लास्ट से ना nth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी हो जब, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते थे, L - n - 1D। खुद सोचो आप, मैंने क्या किया है, जब भी लास्ट से एंड से निकालनी हो तो मैंने ए डैश लिया है। ए डैश का मतलब मैंने लास्ट टर्म पहले लिया ना, और फिर मैंने 9 यानी 10 था तो ये 9 लिया है, तो यानी मैंने फॉर्मूले में 10 n अगर 10 है तो यहाँ मैंने n - 1 ही तो लिया है, और डी हमारा नेगेटिव आया इसलिए ये। तो अगर आप बिना रिवर्स किए करे निकालना चाहते हो, बिना रिवर्स किए, तो ये तो मैंने रिवर्स करके लंबा मेथड लगा दिया। अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहते तो आप पहले इसी वाली एपी में लास्ट वाला पहले लिख देते और फिर माइनस लगाते। एन कितना होता है, एन आपको 10 दिया ही था, -1, डी आपका यहाँ +3 ही रखते। अगर आप इसी को देख के निकालना चाहते थे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते थे, या फिर आपको इस 10th वाला लगाना है, मतलब अगर मेरे को डायरेक्ट निकालना तो इससे ही निकाल देते हैं हम, इस फॉर्मूले से। तो बिल्कुल ठीक है, एंड से निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो रीज़न आपका ठीक है बट एजर्शन गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर है, एजर्शन गलत रीज़न सही। तो एजर्शन गलत रीज़न सही, डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा, सेक थीटा अगर 3 है तो टेन थीटा के 2√2 आएगा। तो इसको ना सेक और टेन में हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या होती है कि सेक के स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपको पता होगी। सेक की वैल्यू 3 दी है, 3 का स्क्वायर, टेन की वैल्यू हम निकाल के देखेंगे, 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो ये -10 स्क्वायर है तो इसको मैंने इधर भेजा, 1 को यहाँ ले आऊँगी, तो माइनस को तो इधर भेजा तो ये प्लस हो गया, और ये 1 को यहाँ लाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, √8 का प्राइम फैक्टर करके देख लेना। तो ये 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2,
तो ये रूट में 2 2 2 3 बार है ना, तो 3 बार है तो 2 बार में से तो एक बार बाहर आ गया, एक बार अंदर ही बचेगा, तो 2√2 आ रहा है tan थीटा। बिल्कुल ठीक है, एजर्शन यही तो कह रहा है कि tan थीटा 2√2 है, तो हमारा भी 2√2 आया, एजर्शन सही है। रीज़न बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर होता है, नहीं देखो इस आइडेंटिटी को अगर मैं देखूँ तो सेक स्क्वायर मेरा क्या आएगा, देखो सेक स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो इसको वहाँ जाना पड़ेगा ना, तो इसको वहाँ जाना पड़ेगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी ये सेक स्क्वायर मेरा 1 + tan स्क्वायर होता है, तो ये आइडेंटिटी गलत दे दी इन्होंने, तो यानी रीज़न आपका गलत है, एजर्शन से ही रीज़न गलत, तो एजर्शन से ही रीज़न गलत, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो ऑप्शन सी किस किस ने लिखा है 20 का एजर्शन रीज़न कमेंट करना किस किस के ठीक है, और 19 का आपका डी था। तो आई होप सबके एजर्शन रीज़न भी ठीक हो, और 1 से 20 तक भी मुझे कमेंट करना किसके कितने कितने क्वेश्चन सही है। एंड वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, 1000 लाइक अगर जल्दी से जल्दी हो जाएंगे तो मैं सेक्शन 20 ही जल्दी जल्दी कवर करा दूँगी। तो कमेंट करना कैसा गया एग्ज़ाम, ये सारा इसका सेक्शन सी के क्वेश्चंस आसान ही आए हुए हैं, प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस कराए हुए थे, आप चेक करना जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हो। सेक्शन डी भी आपका इजी था, कमेंट कीजिएगा मुझे। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आई थी आपकी। सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन था। तो जल्दी जल्दी इसका सोल्यूशन चाहते हो तो जल्दी जल्दी आप इसको 1000 लाइक कंप्लीट करो, तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा वो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, या लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना इसका पार्ट 2 के लिए। एंड अदर कोर्स के लिए भी आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।